किसी ने लिखी विजय की गाथा, किसी ने संघर्ष की शान। इतिहास है वो आईना जो दिखाए वक्त की पहचान। कक्षा 12 में इतिहास विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम अर्थात इतिहास विषय के सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। कक्षा 12 में जो इतिहास विषय है, जो 3 बुक है उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3। प्रत्येक बुक में 4 पाठ दिए गए हैं, 4 अध्याय दिए गए। उन सभी अध्याय पर आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। में जो इतिहास है वो भारत का इतिहास है, भारतीय इतिहास है। और भारतीय इतिहास एक समृद्ध और विविध कहानी है जो हजारों सालों तक फैली हुई है। ये एक ऐसी यात्रा है जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक भारत तक जाती है, जिसमें राजाओं, किसानों, विचारकों और आम लोगों की कहानियां शामिल है। इस प्रस्तुति में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाएंगे, इस देश के विकास और परिवर्तन की गहरी समझ प्रदान करेंगे। नमस्कार, मैं भगवान सिंह चौहान माँ एजुकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराई से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जो कक्षा 12 में भारतीय इतिहास के जो 12 अध्याय है उनको क्रमबद्ध रूप से शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय जो आपका है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम बात करेंगे, जो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी देगा, हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी देने का जो आधार है वो है ईंट, मनके और अस्थियां। अपने टॉपिक का नाम भी यही है, ईंट, मनके, अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें मिली है, जो मनके मिले हैं, जो अस्थियां मिली है, उनसे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर एक दुनिया थी। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कह रहे हैं? हड़प्पा एक वो स्थल है जिसे इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया था, है ना। तो तकनीकी दृष्टिकोण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। बाकी पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता तकनीकी दृष्टिकोण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल यही था, हड़प्पा सभ्यता। इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता, जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र सिंधु नदी घाटी में था और इसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं उसकी शहर योजनाएं, जल प्रबंधन प्रणाली और अद्वितीय वास्तुकला में देखी जा सकती है। इस सभ्यता की पहचान मुख्यतः ईंट से बने घर, है ना, मनके की कला और अस्थियों के अवशेष से होती है, जिनसे हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इस अध्याय में हम ईंट, मनके, अस्थियों को लेकर बात करेंगे। अगला जो अध्याय है आपका वो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। किस समय का? लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस समय के राजा, किसान और नगर, अर्थात हम आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय की जानकारी प्रदान करते हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे राज्य की स्थापना हुई और किसानों की जीवन शैली और नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार से हम आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था और लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में जानेंगे, जो महाजनपद बनेंगे। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। आप बहुत ही रोचक रूप से हम जानने वाले हैं, बहुत ही मजे से हम पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी, हम इस अध्याय को बोरिंग करने वाले नहीं है। ये आपको किताब बोरिंग नजर आती है, लेकिन ये किताब बोरिंग नहीं है। ये किताब NCERT है भैया। क्या है? NCERT। मतलब ये किताब आपको इतिहास याद करना, रट्टा मारना नहीं बताती है। इतिहास को समझना है, इतिहास को जीना है ना। ये किताब आपको ये बताएगी। तो NCERT से आप इतिहास को जानेंगे, इतिहास को पहचानेंगे, इतिहास को समझेंगे कि है क्या इतिहास, है ना। वर्तमान में भी इतिहास की प्रासंगिकता है, वर्तमान में भी इतिहास की प्रासंगिकता है। क्यों? क्योंकि इतिहास के पन्नों में छुपी है कहानियां हजार, कभी वीरों की गाथाएं तो कभी प्रेम का संसार। तो सारी बातें जानेंगे। अगले अध्याय की बात करें, अगला अध्याय है हमारा तीसरा अध्याय, आरंभिक समाज, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से
600 ईस्वी तक का है। इस अध्याय में बंधुत्व, जाति और वर्ग की बात करेंगे। इस अध्याय में हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच आरंभिक समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसमें बंधुत्व, जाति और वर्ग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और यह अध्याय हमें यह बताएगा कि इनका समाज में क्या महत्व था। तो बंधुत्व, जाति, वर्ग ये टॉपिक का नाम है आपका, और ये हमारा तीसरा टॉपिक था। ठीक है, अब हम चौथे अध्याय की बात करते हैं, चौथे टॉपिक की बात करते हैं। और चौथा अध्याय है हमारा सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक आप अपनी किताब को खोल कर रखिए, अपनी किताब में अपने पाठ को देखते रहिए, है ना, ताकि आपको अपने पाठ से और उनसे आपकी दोस्ती हो जाएगी, उन पाठ से, कि आपके टॉपिक, चौथे टॉपिक का नाम आपके सांस्कृतिक विकास है ना, और वो कब से लेकर कब तक है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। घबराइए मत, ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है, शताब्दी क्या है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा जब मैं पहला टॉपिक शुरू करूंगा, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थिया को लेकर के। तब हम ईसा पूर्व, ईस्वी के कॉन्सेप्ट को हम बात कर लेंगे कि क्या है, कि भाई 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी क्या है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो धैर्य रखिए, बात कर लेंगे हम ईसा पूर्व और ईस्वी की, बहुत गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक विकास में हम जानने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, अर्थात यह अध्याय 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालेगा और इसमें विचारकों के योगदान, विभिन्न धार्मिक विश्वास और स्थापत्य कला के विकास के बारे में बात करेंगे। जो इमारतें बनेगी, है ना, विकास जो होगा, विकास ही होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होता है तभी तो हम विकास की बात करते हैं। आज के तारीख में सड़क बन रही है, इमारतें बन रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम विकास बोल रहे हैं उसको, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। पांचवा अध्याय जो हमारा है वो है यात्रियों के नजरिए, और वो भी लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। अभी तक 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात हो रही थी, लेकिन अब हो रही है बात लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। इस अध्याय में हम क्या जानेंगे, देखिए, इस अध्याय में 10वीं से 17वीं सदी के बीच में यात्रियों के नजरिए से समाज के बारे में उनकी समझ को जाना जाएगा, और यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में उस समय के समाज की विस्तृत जानकारी जो दी है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ यात्री जो आएंगे वो देखिए कौन कौन है, अल-बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, है ना। इब्न अल-बरूनी अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखते हैं, इब्न बतूता क्या लिखते हैं, फ्रांसवा बर्नियर क्या लिखते हैं, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा यात्रियों के नजरिए को लेकर। अब अगला टॉपिक है हमारा भक्ति सूफी परंपराएं, और वो 8वीं से 18वीं सदी के बीच में, 8वीं से 18वीं सदी के बीच में। मतलब इस अध्याय में हम भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भक्ति परंपरा में भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया गया, मतलब सगुण निगुण, यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, यहाँ पर सगुण की बात हो रही है। और सूफी परंपरा में भी हम जानेंगे कि सूफी परंपरा में अल्लाह के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया जाता है, उसके बारे में। तो यह अध्याय हमें 8वीं से 18वीं सदी के बीच धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथों की भक्ति सूफी परंपरा के बारे में बात होगी। ठीक है, चर्चा होगी, जानकारी प्राप्त होगी। और अब अगला अध्याय है हमारा, वो है 7वां अध्याय, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का बारे में बात होगी। इसमें जो मंदिर वगैरह जो बनेंगे, जैसे कि मंदिर, महल, है ना, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध थे, महल भी ऐसे ही थे। तो यह अध्याय हमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में है, जो 14वीं से 16वीं सदी के बीच में फला फूला। इसमें विजयनगर के स्थापत्य, संस्कृति और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। अगला टॉपिक है हमारा 8वां अध्याय है किसान, जमींदार और राज्य, और वो भी लगभग 16वीं और 17वीं सदी के बीच में, 16वीं और 17वीं सदी के बीच, मतलब मुगल साम्राज्य के समय की बात हो रही है, किसान, जमींदार और राज्य की, है ना, किसान, जमींदार, राज्य। इसमें किसानों में किसान मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार थे, और जमींदार भूमि के मालिक थे और किसानों से कर वसूलते थे।
और राज्य किसानों और जमींदारों से कर वसूलता था। तो इस अध्याय में हम 16वीं और 17वीं सदी के कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बीच के संघर्षों पर प्रकाश डाला जाएंगे। इसमें किसान और जमींदारों की स्थिति और उनके आपसी संबंधों की जानकारी की बात करेंगे। देखिए, मैं आपका केवल एक टॉपिक जो आपके अध्याय दे रखे हैं ना, उनसे दोस्ती करवा रहा हूँ, क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं, किसान, जमींदार, राज्य। जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही रोचक तरीके से हम जानने वाले हैं इसे, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाला। केवल मैं आपको पाठ के नाम याद करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। कोई पढ़ नहीं रहे हैं हम केवल पाठ के नाम याद कर रहे हैं। और किसी किताब को पढ़ने से पहले हमें उनके पाठ के नाम, उनके अध्याय के नाम याद होने बहुत जरूरी है। तो वही हम कर रहे हैं, और बाकी कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आपको पाठ के नाम याद करने हैं। आज का जो हमारा जो ये परिचर्चा का जो विषय है, भारतीय इतिहास विषय है जो ले रखा है हमने, केवल पाठ के नाम याद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं समझ रहे हैं, किसी पर बात नहीं हो रही, केवल पाठ के नाम याद करने हैं। तो आपको जैसे कि पहला पाठ कौन सा था? पहला पाठ था आपका ईंट मन के अस्थिया, हड़प्पा सभ्यता को लेकर। दूसरा पाठ कौन सा था? राजा, किसान और नगर, है ना, वो भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तीसरा पाठ बंधुत्व, जाति, वर्ग, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। चौथा पाठ विचारक, विश्वास, इमारत, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। पांचवा यात्रियों के नजरिए, वो भी 10वीं से 17वीं सदी के बीच में बताए गए। छठा पाठ भक्ति, सूफी परंपराएं, 8वीं से 18वीं सदी के बीच। और सातवां पाठ एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और 8वां लेसन था आपका किसान, जमींदार और राज्य, वो भी 16वीं से 17वीं सदी तक। यही बात की अभी तक हमने, और ज्यादा कुछ भी नहीं देखा है। अब हम बात कर रहे हैं 9वां लेसन। याद कीजिए, 9वें लेसन से मिलाता हूं मैं आपको। 9वां पाठ है आपका उपनिवेशवाद और देहात। जानेंगे उपनिवेशवाद क्या होता है, देहात क्या होता है। फिलहाल आप इस पाठ का नाम याद कीजिए, बस इतना ही है, ठीक है। इसमें हम सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, उपनिवेशवाद का प्रभाव देखेंगे। सरकारी अभिलेखों के अध्ययन उपनिवेशवाद के दौरान ग्रामीण जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अभिलेख भूमि, राजस्व, कृषि उत्पादन, जनसंख्या और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उपनिवेशवाद के प्रभाव में उपनिवेशवाद ने ग्रामीण भारत को गहराई से प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है? ग्रामीण भारत को। भूमि राजस्व प्रणालियों में परिवर्तन, नई फसलों की शुरुआत और बाजारों का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और समाज को बदल दिया, समाज को बदल दिया। यह अध्याय सरकारी अभिलेखों के अध्ययन के माध्यम से उपनिवेशवाद के प्रभाव और ग्रामीण जीवन पर उसके प्रभावों का विवरण प्रदान करता है। यह लेसन था हमारा 9वां लेसन। अब हम बात करते हैं 10वें पाठ की, जो है विद्रोही और राज। इसमें 1857 की क्रांति का आंदोलन पढ़ने वाला है। 1857 का आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह आंदोलन सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया, और उसके बाद हम इसके कारण और परिणाम को भी देख लेंगे। तो यह अध्याय 1857 के आंदोलन और विभिन्न व्याख्यानों पर चर्चा करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि कैसे इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, इस अध्याय में जानेंगे। अगला लेसन है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये देखिए गांधी जी की जवानी की फोटो। आपने अब तक महात्मा गांधी को टकले के रूप में देखा है, आज बालों के साथ बता रहे हैं आपको महात्मा गांधी, कोट पैंट टाई सूट बूट के साथ। जानेंगे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, और स्वतंत्रता की ओर इन्होंने क्या भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस आंदोलन का प्रयोग किया। और भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अध्याय में सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे के राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी बताई गई है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में
इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब हम बात करते हैं अंतिम टॉपिक आपके 12वीं कक्षा का, संविधान का निर्माण। यह अध्याय एक नए युग की शुरुआत के बारे में है, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण और उसकी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में हम संविधान सभा, संविधान का उद्देश्य और संविधान की विशेषताओं के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपके 12वीं कक्षा के इतिहास विषय में टोटल 12 अध्याय हैं और 12 अध्याय को हम क्रमबद्ध रूप से हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हमारे चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा। निःशुल्क क्या होता है? एक्चुअल में आपका डाटा खर्च होगा इसके अंदर, है ना। निःशुल्क तो हम कह नहीं सकते कि निःशुल्क है। यूट्यूब पर आप देखोगे तो आपका जो इंटरनेट से जो आपका डाटा खर्च होगा, जब कहीं आप कहीं और खर्च करते हैं, तो आप अपने भविष्य निर्माण के लिए, आप अपने खुद के विकास के लिए इस अध्याय को आप देखिए, ताकि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा आने वाली है उसमें आप सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे से जुड़े रहेंगे आप, हमारे कंटेंट से जुड़े रहेंगे, तो विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। आपको करना क्या है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके जो गुरुजी हैं उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए, होमवर्क को ध्यान से करिए। उसके अलावा आप हमारी वीडियो को देख लीजिए और हमने जो बताया है उसे याद कर दीजिए। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा काम मत कीजिए इतिहास विषय को लेकर के, कोई एक्स्ट्रा किसी के नोट्स मत पकड़िए। आपकी विद्यालय के जो गुरुजी हैं और हमारा जो कंटेंट है, इन दो चीजों को आप पकड़ लीजिए और इस कारवां में चलिए। आप बस ये काम कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा कि कितने अंक आपके आ गए। बस आप ध्यान से, मनोयोग से, धैर्य से हमारी वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए।